Hello everyone, welcome back to my YouTube channel द एग्ज़ाम सक्सेस बाय आकांक्षा। कैसे हैं आप सभी? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। जो हमारा कल का वीडियो था तो हमने उसमें जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है उसके 25 MCQ को हमने कवर किया था और वो आपका पार्ट 1 था। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 26 to 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो आपका नॉवेल है उसका क्या नाम है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस। और ये किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन। राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। पेपर में राइटर का नाम पूछा जाता है कि कौन सा नॉवेल किसने लिखा है। ऑथर का जो नेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टिन। आइए देखते हैं क्या है आज का अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? जो नॉवेल है इसको किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन। नाम आपको पता होना चाहिए, जेन ऑस्टिन ने इसको लिखा है। तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है? मेन थीम बताना है आपको। तो इसकी मेन थीम है लव एंड मैरिज। आपको पता है इसमें जेन का लव बताया गया है मिस्टर बिंगले के साथ, और जो एलिज़ाबेथ है सेकेंड डॉटर होती हैं बेनेट फैमिली की, उनका लव बताया गया है मिस्टर डार्सी के साथ। सो मेन थीम है लव एंड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉइल टू एलिज़ाबेथ? जो एलिज़ाबेथ थी ये सेकेंड डॉटर होती हैं। बेनेट फैमिली की 5 डॉटर्स हैं, 5 डॉटर हैं। सबसे बड़ी डॉटर का नाम है जेन। जो सबसे बड़ी डॉटर है जेन। सेकेंड डॉटर का नाम होता है एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ। थर्ड डॉटर का नाम होता है मैरी। थर्ड डॉटर का नाम है मैरी। फोर्थ का नाम होता है कैथरीन। कैथरीन। और कैथरीन को ही बोलते हैं किटी। कैथरीन का ही शॉर्ट में नाम होता है किटी। और 5वीं सबसे छोटी डॉटर होती है लीडिया। ये बेनेट फैमिली की 5 डॉटर्स हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉइल टू एलिज़ाबेथ? जो एलिज़ाबेथ थी उनके लिए फॉइल या फेलियर का कारण कौन बनी? तो वो थी शैलॉट ल्यूकास। जो शैलॉट ल्यूकास नाम की फ़ीमेल थी ये इनके लिए कैसी थी? एक फॉइल थी। शैलॉट ल्यूकास। शैलॉट रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकल मैरिज। ये जो शैलॉट थी ये किस चीज़ में बिलीव करती थी? प्रैक्टिकल मैरिज में। इनके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। ये लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली देखती थी। इनको लगता था कि जो मैरिज है वो काफ़ी प्रैक्टिकली होनी चाहिए। इनके लिए फीलिंग्स, अटैचमेंट्स ये सब मैटर नहीं करते थे। मैरिज कॉलिंस फॉर सिक्योरिटी। और इन्होंने किससे शादी कर ली थी? शैलॉट से सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी कर ली थी मिस्टर कोलिंस से, ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मतलब इन्होंने पैसों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए किससे शादी की थी? मिस्टर कोलिंस से। कॉन्ट्रास्ट एलिज़ाबेथ्स रोमांटिक आइडियल्स। जबकि जो बेनेट फैमिली की एलिज़ाबेथ थी इनके लिए रोमांस, लव, फीलिंग ये सब मैटर करते थे। लेकिन जो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड थी शैलॉट, इसके लिए क्या मैटर करता था? प्रैक्टिकल मैरिज मैटर करती थी, पैसा मैटर करता था। हाईलाइट्स वुमेन्स लिमिटेड चॉइस। और ये जो शैलॉट ल्यूकास है ये बता रही है कि जो कुछ विमेंस होती हैं जिनके लिए फीलिंग्स, लव, अफेक्शन ये सब मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ऑस्टिन रिप्रेजेंट्स हर सिंपैथेटिकली। हु इज़ कैरोलिन बिंगले? वेट, कैरोलिन बिंगले कौन थी? बताना है आपको। हु इज़ कैरोलिन बिंगले? इस नॉवेल में कैरोलिन बिंगले कौन है? तो ये थी बिंगलेज सिस्टर। जो बिंगले की सिस्टर का नाम था क्या था? कैरोलिन बिंगले।
ये इनका नेचर कैसा था? वेल्दी स्नोविश विमेन, मतलब स्नोविश का मतलब होता है बहुत ही घमंडी, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो उसको बोलते हैं स्नोबिश। चूँकि ये मिस्टर बिंगले की बहन थी और मिस्टर बिंगले के पास बहुत पैसा था, मिस्टर बिंगले बहुत वेल्दी मैन थे, इनके पास खुद का एस्टेट था और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था। मिस्टर बिंगले की बहन थी ये और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अहंकारी समझती थी। अपोजिस जेन बिंगले मैरिज, और इन्होंने क्या किया था, जो जेन और बिंगले की शादी होने वाली थी उसको अपोज किया था। ये नहीं चाहती थी कि जो जेन है वो हमारे घर में भाभी बन कर के आए, तो इन्होंने इसका काफ़ी अपोज किया था। और ट्राइज़ टू अट्रैक्ट डार्सी, जो डार्सी था जो एलिज़ाबेथ को प्यार करता था, तो ये चाहती थी कि जो डार्सी है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो एलिज़ाबेथ को डार्सी से मिलने से रोकती थी। इनको बहुत ज़्यादा जलन होती थी और ये जेलस ऑफ एलिज़ाबेथ, और ये एलिज़ाबेथ से जलती थी क्योंकि एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा समझदार थी, सिंपल थी, स्वीट थी, सब उसको पसंद करते थे। और इनको बताया गया है सिंबल ऑफ क्लास एरोगेंस, मतलब कई लोगों में ये रहता है ना कि हम बहुत अपर क्लास के हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंडी समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी, हमारे पास बहुत पैसा है, और अदर लोगों की वो वैल्यू नहीं करते। तो ये इस टाइप की विमेन थी। What does Mr. Bennet often use as a defense against his wife's foolishness? जो मिस्टर बैनेट हैं, मिस्टर बैनेट कौन है? मिसेस बैनेट के हस्बैंड, मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट। तो जो मिस्टर बैनेट हैं वो क्या करते थे? ऑफन यूज़ एज अ डिफेंस अगेंस्ट हिज वाइफ्स फूलिशनेस। मिस्टर बैनेट की वाइफ जो मिसेस बैनेट थी, जब भी वो कोई मूर्खता करती थी, कोई भी ऐसी एम्बैरेसिंग बात करती थी, बेवकूफ़ी वाली बात करती थी, तो मिस्टर बैनेट क्या करते थे? तो मिस्टर बेनेट विट एंड सरकैज़म, बहुत ही मजाकिया तरीके में उनकी बातों का आंसर करते थे। सरकैज़म का मतलब होता है विनोदपूर्ण तरीके से, मजाक के वे में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज डार्सी मेक हिज सेकेंड प्रपोजल, सॉरी वेयर डज डार्सी मेक हिज सेकेंड प्रपोजल। जो मिस्टर डार्सी थे उन्होंने अपना सेकेंड प्रपोजल कहाँ पे किया था? प्लेस का नाम बताना है, तो वो जगह का नाम था लॉन्गबॉर्न। टेक्स अ प्लेस आफ्टर लीडियाज़ मैरिज, और इन्होंने एलिज़ाबेथ को कब प्रपोज किया था? सेकेंड प्रपोजल कब किया था? लीडिया की मैरिज के बाद। जो लीडिया थी ये बेनेट परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। डार्सी अप्रोचेस एलिज़ाबेथ हम्बली। स्टार्टिंग में जो डार्सी और एलिज़ाबेथ के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे से बहुत नफ़रत करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों को एक दूसरों की जो अच्छाई थी वो रियलाइज़ हुई। एलिज़ाबेथ एक्सेप्ट्स हिज लव, और एट द एंड क्या होता है, जो एलिज़ाबेथ होती हैं उनको डार्सी का जो प्यार है, अफेक्शन है, वो फील होता है और बाद में ये दोनों शादी करते हैं। रिप्रेजेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। डार्सी और एलिज़ाबेथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, अफेक्शन था। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड फिल्ट्रेशन, मीन्स कौन सा कैरेक्टर है? विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड फिल्ट्रेशन। अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है जो जल्दबाजी में किया गया काम। अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन। तो कौन सा कैरेक्टर है जिसने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बाद में भुगतने पड़े थे? तो वो थी लीडिया। जो लीडिया सबसे छोटी बेटी थी वो विकहैम नाम के व्यक्ति के साथ भाग गई थी। एक विकहैम नाम का बंदा होता है, उसके साथ ये भाग जाती है और इसके परिवार की काफ़ी बदनामी होती है। और जो विकहैम है लास्ट में वो शादी से मना कर देता है और पैसों की मांग करता है कि यदि पैसा मुझे मिलेगा तभी मैं शादी करूँगा, और यदि परिवार वाले पैसा नहीं देते तो परिवार की बदनामी होती। और उस टाइम पे बहुत ये वैसा माना जाता था ना कि लड़की लड़के के साथ यदि भाग गई है तो उसको शादी करनी ही पड़ेगी।
लीडिया इज़ अ रैकलेस एंड वेन। जो बेनेट परिवार की सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम क्या था, लीडिया, वो कैसी थी, रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह, रैकलेस का मतलब लापरवाह टाइप की थी। एलोपमेंट नियरली रन्स फैमिली रेपुटेशन, और ये क्या कर चुकी थी, भाग चुकी थी। एलोपमेंट, जो एलोपमेंट वर्ड है ये तब यूज किया जाता है जब कोई लवर के साथ भाग जाए सीक्रेटली मैरिज करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं हमारे आसपास में कि उसकी लड़की उसके साथ भाग गई या उसका लड़का उनकी लड़की के साथ भाग गया। तो जब भी कोई मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए अपने लवर के साथ भागता है तो उसके लिए इलोपमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इलोपमेंट। इलोपमेंट, जब भी कोई अपने लवर के साथ सीक्रेटली मैरिज करने के लिए भाग जाता है तो उसको बोलते हैं इलोपमेंट। और इस नॉवेल में ऐसा किसने किया था, लीडिया ने किया था। लीडिया परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। कॉन्ट्रास्ट टू जेन एंड एलिजाबेथ्स मोडेस्टी, जो बड़ी बहनें थीं, जेन सबसे बड़ी बेटी थी, सेकंड नंबर की थी एलिजाबेथ, तो ये उनके जस्ट अपोजिट थी। ये दोनों, जो जेन और एलिजाबेथ हैं, जो बड़ी बेटियां हैं, ये काफ़ी समझदार थी, मोडेस्ट थी, जबकि लीडिया रैकलेस थी, वेन थी, इसे समझ में नहीं आता था, इसे इंसानों की पहचान नहीं थी, जो बिग हेम दुष्ट टाइप का प्राणी था ये उसके साथ भाग गई थी। हु इज जॉर्जियाना डार्सी, जॉर्जियाना डार्सी कौन है, हु इज जॉर्जियाना डार्सी, तो ये थी डार्सी सिस्टर। जो मिस्टर डार्सी थे, डार्सी की बहन का नाम क्या था, जॉर्जियाना डार्सी। अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड, ये 16 वर्ष की थी। शाय एंड जेंटल नेचर, इनका जो नेचर था ये काफ़ी शर्मीले स्वभाव की थी। नियरली एलोड विद विकहैम अर्लियर, और भाग ही चुकी थी। जो विकहैम नाम का बंदा था ये भी उनके साथ भाग चुकी थी। जो डार्सी की बहन है वो भी पहले विकहैम के साथ भाग चुकी थी। तो ये विकहैम बहुत ज़्यादा दुष्ट था, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, बाद में उनके परिवार से पैसों की मांग करता था। ये बहुत डिसऑनेस्ट व्यक्ति था। हु इज़ मिस्टर बेनेट मोस्ट एंक्सियस टू सी मैरिड फर्स्ट, जो मिसिस बेनेट थी, मिसिस बेनेट जिनकी 5 बेटियां थी, तो मिसिस बेनेट को सबसे ज़्यादा चिंता किस बेटी की शादी की थी, मोस्ट एंग्शियस, मतलब सबसे ज़्यादा वो चिंता किस बेटी की शादी की करती थी, तो वो थी जेन, जो इनकी सबसे बड़ी बेटी है। जेन की उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, वो देख रही थी कि जेन के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिसके पास अच्छा पैसा हो। जेन्स ब्यूटी मेक्स हर डिज़ायरेबल, जेन काफ़ी खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। मिसिस बेनेट पुशेस फॉर बिंगले मैच, और जब जो ये मिस्टर बिंगले उनके पड़ोस में रहने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या किया, पुश किया अपनी बेटी जेन को, और वो ये चाह रही थी कि मिस्टर बिंगले और जेन की क्या हो जाए, शादी हो जाए। सीज मैरिज एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मिसिस बेनेट हैं जिनकी 5 बेटियां हैं, तो हर माँ चाहती है कि जो उनकी बेटियां हैं या बेटी है उनकी शादी अच्छे घर में हो, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो इसी प्रकार की थी मिस बेनेट, वो चाहती थी कि जो उनकी बेटियां हैं वो बहुत अच्छे घर में जाएं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, फ्यूचर में इनको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। Question number 34. What literary technique is most common in Austen's style in this novel? जो जेन ऑस्टिन है उन्होंने कौन सी कॉमन लिटरेरी टेक्निक को अपनाया है, तो सटायर एंड आयरनी, व्यंग और मजाक। इनके नॉवेल में हमें बहुत सारी जगह पर व्यंग और मजाक देखने को मिलता है। लव रोमांस के साथ साथ इन्होंने आयरनी बातें भी बहुत ज़्यादा की हैं। ऑस्टेन मॉक्स सोशल प्रेटेंशंस, जो ऑस्टेन है जेन ऑस्टेन है, जो सोशल प्रेटेंशंस हैं, जो हमारे समाज में लोग दिखावा करते हैं, ये इन्होंने उसका मजाक बनाया है, उसका मजाक उड़ाया, उसको फ़नी वे में बताया है। What role do later play in the novel?
सो दे रिवील ट्रूथ एंड फीलिंग्स. वॉट रोल डू लेटर्स प्ले इन द नोवेल. लास्ट में क्या होता है, जो एलिजाबेथ होती हैं और डार्सी होते हैं वो अपनी फीलिंग को रिवील कर देते हैं. दे रिवील ट्रूथ एंड फीलिंग्स. Darcy's letter is turning point. Jane letters show her emotions. Lydia's letter reveal elopement, reflect epistolary tradition, convey private truth. What is Mrs. Bennet's chief concern in life? जो मिसेस बेनेट थी उनका सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या था, सबसे ज़्यादा उनको किस चीज़ की चिंता थी लाइफ में? मैरिंग ऑफ हर डॉटर्स. जो मिसेस बेनेट थी उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की थी? अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में करना, अच्छे लड़कों से करना जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो. तो हर माँ का सपना यही होता है, हर माँ इसीलिए चिंता होती है. तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल फीलिंग है. ऑब्सेसिवली मैच मेकिंग, ये मतलब पीछे पड़ जाती थी. ऑब्सेसिवली मतलब जिद थी. यदि इन्होंने कोई अच्छा लड़का देखा, यदि जैसे इनको कोई अच्छा लड़का दिखता था, ये अपनी बेटियों को पुश करती थी कि जाओ इससे मिलो, बात करो, घूमो फिरो, और ताकि शादी हो सके, फाइनेंशियली सिक्योरिटी आ सके. लैक्स इंटेलिजेंस बट डिटरमाइंड. थोड़ा सा जो मिसेस बेनेट थी उनमें इंटेलिजेंस की कमी थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थी कि वो अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में ही करेंगी. एम्बैरेसिस फैमिली इन सोसाइटी. कभी कभी जो उनकी फैमिली है, 5 बेटियां हैं और मिस्टर बेनेट है, उनको शर्मिंदा भी होना पड़ता था उनकी इस हरकत से. मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी. सबसे ज़्यादा इनको चिंता ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बेटियां हैं वो गलत परिवार में चली जाएं और उनका जो जीवन है वो गरीबी में व्यतीत हो. तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी. प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ. व्हाट डज डार्सी सिम्बोलाइज इन द नोबल. डार्सी किस चीज़ के सिंबल हैं? सो वेल्थ एंड प्राइड. डार्सी वेल्थ एंड प्राइड के सिंबल हैं. क्वेश्चन नंबर 38. Wait. Why is the estate of Longbourn entailed away? So, legal restrictions to male hires. जो लॉन्गबॉर्न का लॉन्गबॉर्न नाम की एक जगह है, वहाँ का जो एस्टेट है उसको एंटेल्ड क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन टू मेल हायर्स. व्हाट इज़ द नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज. नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना है प्राइड एंड प्रेजुडाइज का. सो थर्ड पर्सन ऑमनीसिएंट इसका नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी एट द एंड. जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ कौन है? ये सेकेंड डॉटर हैं, बेनेट परिवार की सेकेंड डॉटर हैं एलिजाबेथ, और डार्सी इनके लवर होते हैं. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, क्या रिश्ता था बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी एट द एंड. वो बताना है आपको. हस्बैंड एंड वाइफ. एट लास्ट ये दोनों एक दूसरे को अपनी रियल फीलिंग्स बताते हैं, रियल इमोशंस शेयर करते हैं, और लास्ट में ये लोग क्या कर लेते हैं? मैरिज कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी एट द एंड. एट द एंड लास्ट में क्या होता है? ये लोग शादी कर लेते हैं, तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे. दे मैरी आफ्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. स्टार्टिंग में इन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, काफ़ी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों ट्रूली एक दूसरे को प्यार करते हैं. सो दे मैरी आफ्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यूनियन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड लव. और ये लोग शादी क्यों करते हैं? रिस्पेक्ट एंड लव की वजह से. दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि हाँ हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं. ओवरकम कर लेते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज को, जो कि इस नॉवेल का नाम है, थीम है प्राइड एंड प्रेजुडाइज. उसको ये लोग ओवरकम कर लेते हैं. जो डार्सी का प्राइड था, डार्सी ने अपने प्राइड को ओवरकम किया, और जो एलिजाबेथ हैं जिन्होंने पहले से अवधारणा बना ली थी डार्सी के बारे में, प्रेजुडिस कर लिया था. प्रेजुडाइज का मतलब होता है किसी के बारे में अवधारणा बना लेना, पहले से ही सोच लेना कि सामने वाला इंसान ऐसा है. तो इन दोनों ने, डार्सी ने और एलिजाबेथ ने, अपने प्राइड एंड प्रेजुडाइज को क्या कर लिया था? ओवरकम कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी. सिम्बोलाइजेस ट्रायम्फ ऑफ ट्रू अफेक्शन.
ये स्टोरी हमें क्या बताती है, सच्चे प्यार की कहानी बताती है, ट्रू अफेक्शन, जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो इंसान एक दूसरे को वाकई में प्रेम करता है, उसके बारे में ये नॉवेल है। रिप्रेजेंट ऑस्टिन्स आइडियल मैरिज। 41 हु रिप्रेजेंट एक्सेसिव प्राइड मोस्ट। तो लेडी कैथरीन, जो लेडी कैथरीन होती हैं इनको सबसे ज़्यादा प्राइड होता है इस नॉवेल में। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत अधिक, तो एक्सेसिव प्राइड किसको था, लेडी कैथरीन को। लेडी कैथरीन फ्लॉन्स हर रैंक बी लिटिल्स लोअर क्लासेस, जो लेडी कैथरीन थी लोअर क्लासेस को बहुत नीचा मानती थी। अपोजिस एलिजाबेथ मैरिज, और लेडी कैथरीन चाहती थी कि जो उनकी बेटी एने बोरो है, एने बोरो की शादी मिस्टर डार्सी से कराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डार्सी और एलिजाबेथ की जो मैरिज है उसको भी अपोज किया था। काफ़ी शातिर औरत थी ये। विच कैरेक्टर इज़ मोस्ट prejudiced against Darcy initially? Which character is most prejudiced against Darcy initially? तो सबसे ज़्यादा डार्सी के प्रति किसने सोच लिया था कि डार्सी बहुत बेकार इंसान है, घमंडी है, जिद्दी है, तो वो थी मिस एलिजाबेथ, जो सेकेंड डॉटर थी। एलिजाबेथ मिस जज डार्सी, उन्होंने डार्सी को क्या किया, मिस जज किया, और ये इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी विकहैम लाइज, जो एक सोल्जर आर्मी पर्सन आया था विकहैम, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। और विकहैम बहुत बेकार इंसान था, उसने डार्सी के अगेंस्ट एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा भड़काया भी था। हर्ट बाय हिज इंसल्ट एट मैरी टोन। हाउ डज मिस्टर कोलिंस रिएक्ट टू एलिजाबेथ्स रिफ्यूजल ऑफ मैरिज। जो मिस्टर कोलिन थे, मिस्टर कोलिंस, इन्होंने स्टार्टिंग में किसको प्रपोज किया था, एलिजाबेथ को प्रपोज किया था मैरिज के लिए। मिस्टर कोलिंस जो थे ये इनके दूर के रिश्तेदार थे, बेनेट फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे, और इन्होंने मिस्टर कोलिंस को क्या किया था, मिस्टर कोलिंस से उन्होंने एलिजाबेथ को प्रपोज किया था। तो हाउ डज़ मिस्टर कोलिंस रिएक्ट टू एलिजाबेथ रिफ्यूज़ल ऑफ मैरिज, चूँकि एलिजाबेथ ने इनके जो मैरिज का प्रपोजल था उसको क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, तो इन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। ही डिसबिलीव्स हर सीरियसनेस, उन्होंने क्या किया, उसकी सीरियसनेस को डिसबिलीव किया, विश्वास नहीं किया। कोलिंस अज्यूम शी इज़ प्लेइंग कॉय, कोलिन को लगा ये बहुत ज़्यादा चालाकी कर रही हैं या बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं। कैन नॉट इमेजिन बीइंग रिजेक्टेड, कोलिंस को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिपीटेडली प्रेसिस प्रपोजल, और जब एक बार एलिजाबेथ ने मना कर दिया उसके बाद भी ये उनको रिपीटेडली प्रपोज कर रहे थे। लेटर मैरिज शैलॉट, बाद में ये एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है शैलॉट, एलिजाबेथ की फ्रेंड के साथ ये शादी करता है। Which sister often follows Lydia in her mischief? Which sister often follows Lydia in her mischief? लीडिया सबसे छोटी बेटी थी, लीडिया यंगेस्ट थी, तो लीडिया का साथ जब भी लीडिया कोई गलत काम करती थी, मिसशीफ का मतलब होता है गलत काम, कोई गलत हरकत करती थी, तो कौन सी सिस्टर उसका साथ देती थी, तो वो थी किटी। जो किटी थी वो हमेशा किसको सपोर्ट करती थी, लीडिया को। किटी चौथे नंबर की थी तो वो पाँचवें नंबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, पास की थी ये दोनों, इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। किटी का ही नाम है कैथरीन, किटी का ही नाम क्या है, कैथरीन, कैथरीन को ही शॉर्ट में बोलते हैं किटी, और किटी लीडिया का बहुत ज़्यादा साथ देती थी। हाउ डज जेन ऑस्टन पोर्ट्रे मिस्टर बैनेट्स पेरेंटिंग, जो हमारे ऑथर हैं जेन ऑस्टिन, ये कैसे मिस्टर बैनेट की पेरेंटिंग को इन्होंने पोर्ट्रेट किया है। वीक एंड इररिस्पॉन्सिबल, जो मिसेस बैनेट के हस्बैंड है मिस्टर बैनेट, तो उन्होंने इनको क्या बताया है, जो पांचों लड़कियां हैं उनके फादर थे मिस्टर बैनेट, मिसेस बैनेट थी पांचों डॉटर की
मम्मी, और जो मिस्टर बेनेट थे वो थे फादर। तो जो जेन ऑस्टिन है इस नावल के ऑथर हैं, तो उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को कैसे बताया, वीक एंड इर्रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो इर्रिस्पॉन्सिबल फादर थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी अपनी बेटियों की शादी की, जो सारी चिंता थी वो माँ करती थी, मिसेज बेनेट करती थी। जेन ऑस्टिन ने बताया है कि ये डिटैच रहते थे फैमिली के कंसर्न से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बेटियों की शादी कहाँ हो। फेल्स टू डिसिप्लिन डॉटर्स, और अपनी डॉटर्स को ये डिसिप्लिन भी नहीं कर पाए। What motivates Charlotte Lucas to marry Mr. Collins? Security. What motivates Charlotte Lucas to marry Mr. Collins? तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से मैरिज करना चाहती थी। Who represents fall, charm and deceit? तो जो विकहैम था, विकहैम नाम का जो ये सोल्जर था, आर्मी पर्सन था, इसने बताया फॉल्स, चार्म एंड डिसीट, मतलब ये सिर्फ दिखाता था कि ये चार्मिंग है, गुड पर्सन है, काइंड हार्टेड है, रियल में ये बहुत गंदा इंसान था। हु रिप्रेजेंट्स फॉल्स, चार्म्स एंड डिसीट, तो ये विकहैम था। बिच बेनेट सिस्टर इज़ मोस्ट इग्नोर्ड इन द नैरेटिव? सबसे ज़्यादा इग्नोर किसको किया गया है? तो इग्नोर किया गया है सबसे ज़्यादा मैरी को। सबसे कम दिखाया गया है इसमें मैरी को। जो नॉवेल है सबसे कम बात आपको मैरी की मिली है। जेन और एलिज़ाबेथ की सबसे ज़्यादा है, और लीडिया की तीसरे नंबर पर है। जेन सबसे बड़ी बेटी थी जिसकी शादी होनी थी मिस्टर बिंगले से। एलिज़ाबेथ किसको पसंद करती थी? डार्सी को। और लीडिया थी, लीडिया को ही फॉलो करती थी कैथरीन या कैटी। लेकिन मैरी की बात इसमें बहुत ही कम की गई है, मैरी के बारे में कोई बात नहीं की गई है या कम की गई है। नॉवेल में मैरी गेट्स लेस अटेंशन, मैरी को बहुत कम अटेंशन मिला है। नॉट इन्वॉल्व इन मेजर रोमांसेस, ना ही ये रोमांस में इन्वॉल्व हुई, ना ही किसी और चीज़ में। नोन फॉर बुकिशनेस, इसको बताया गया ये कैसी थी? किताबी कीड़ा, बुकिशनेस। ये इसका ज़्यादा ध्यान काय में रहता था? पढ़ाई में। जो मैरी थी इसका ध्यान पढ़ाई पर अधिक रहता था, इसको बुकिशनेस बोला गया है। रिप्रेजेंट्स डल सीरियसनेस, और इसका जो रोल है ये मिनिमल है, बहुत कम है, नाम मात्र के लिए, केवल परिवार की सदस्य थी, इसीलिए इसका नाम है कि मैरी थी। विच कैरेक्टर एवॉल्व्स द मोस्ट इन द नॉवेल? सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात की गई है, कौन से कैरेक्टर के बारे में? तो ये थे मिस्टर डार्सी। What do the marriages at the end signify? जो मैरिज है लास्ट में क्या सिग्निफाई करती है? ट्रायम्फ ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। जो मैरिज है लास्ट में क्या बताती है? कि अंत में प्यार और समझदारी की ही जीत होती है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। और यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।